नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सबों का स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। और साथ ही हम लोग बात करेंगे, ये जो आपका प्रश्न है ये आपके जितने भी एग्जाम है जिसमें आपका जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी एग्जामों में यह कारगर साबित होगा। ठीक, एकदम दमदार दमदार प्रश्न है और प्रश्न का एकदम कंप्लीट ऑपरेशन भी करेंगे, ठीक ना। और ये जो प्रश्न है आगामी, जैसा कि आपको पता है कि कल ही 28 फरवरी 2023 को बिहार सरकार का बजट पेश हो चुका है। और उस बजट में कहा गया है कि टोटल 40,000 पुलिस की बहाली आएगी, जिसमें आपको लगभग क्या है 20,000 के आसपास दरोगा की बहाली आएगी, जिसके लिए यह जो हमारा क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न हूबहू क्या होंगे आपके एग्जाम में छप जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट ऑपरेशन के साथ करेंगे, ठीक है। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, 1980 में, 1982 में, 1986 में और 1989 में। इसका सही जवाब है साथियों, क्या है सही जवाब? एक सेकेंड, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे व्हाइट ऑलरेडी है तो इसका कलर हम लोग रेड कर लेते हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या है आपका? इसका सही जवाब है 1986 में। आपको पता है कि स्कॉट होम में कब 1972 में 1972 में स्वीडन की राजधानी, आप पीछे मैप देख रहे हैं, स्वीडन की राजधानी स्कॉट होम में 5 जून को क्या हुआ था, पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लेकर विश्व लेवल पर कोई मीटिंग स्थापित हुई थी। कब? 5 जून 1972 को। कहा? स्कॉट होम में। कहा की राजधानी है स्कॉट होम? तो स्वीडन की राजधानी यहीं पर। और इसी से प्रेरणा लेकर भारत ने भी क्या किया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया। लेकिन वही कहेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये भी कब आया था? 1972 में। और टाइगर संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1973 में। और हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था? हाथी हाथी के संरक्षण के लिए अधिनियम कब आया था? 1992 में। ये कुछ प्रसिद्ध अधिनियम है जो क्या होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? पारितंत्र किसको कहते हैं साथियों? 2 नंबर का। तो पारितंत्र का मतलब क्या हुआ, जहां जल तंत्र, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों मिलता है और जहां पर जीवन संभव होता है उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। वन है, झील है, समुद्र है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है। जबकि बगीचा जो है ये क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित पारितंत्र। ओके। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो जैसे ये देखिए, जैसे ये आपका क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर क्या है, यहाँ पर सन है। तो सन से लाइट आती है, लघु तरंगे। आपको पता है 68 बीपीएससी में पूछा गया है कि पृथ्वी किस तरंग से क्या होता है, हीट होता है। लघु तरंगे आती है और यहाँ पर क्या है, वातावरण है, स्ट्रेटोस्फीयर। ये सबसे पहले क्या है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है। इन सबों को पार करते हुए यहाँ आ जाए और फिर यहाँ से क्या होते हैं, दीर्घ तरंग के रूप में वापस रिफ्लेक्ट होती है पृथ्वी के द्वारा। और ये दीर्घ तरंगों को क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस जो है ये मफलर के रूप में काम करता है और इसको ट्रैप कर लेता है। क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। और इसी ट्रैप करने की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो इसी में क्या है, ऐसे गैस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। और इसमें सर्वाधिक जो प्रतिशत मात्रा होती है वो किसकी होती है? जलवाष्प की होती है। यहाँ पे जो 4 है यह चारों क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। लेकिन इसमें 2 और ग्रीन हाउस गैस हो गए, टोटल अभी वर्तमान में 6 ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, तो 4 का नाम आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जलवाष्प, CO2, मीथेन और ओजोन। ओजोन जब समताप मंडल में है तो ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। लेकिन जब ओजोन क्या है, क्षोभ मंडल में है तो ये क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, ठीक है। और बाकी के 2 गैस के बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिखना है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो देखिए, भारत यहाँ हम नीचे लगा चुके हैं भारत का मैप। तो ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसे हम लोग कहते हैं केप कोमोरिन। क्या कहते हैं? केप कोमोरिन। और ये कहाँ स्थित है? तो ये है कन्याकुमारी में। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। लेकिन अगर कह दे कि भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु क्या है, यहाँ के बाद यहाँ आपको पता है कि क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ जाके आपका क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा
पॉइंट। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गौर माता है। क्या है? गौर माता। और भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबिथु है। क्या है? किबिथु। ये कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्या चीज? किबिथु। और आपको पता है कि ये हमारा कितने डिग्री पर है? तो 6 डिग्री 4 मिनट पर। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। ये कौन जी? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर। और ये कहाँ है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। 37 डिग्री। ये भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार कितना है साथियों? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट तक। 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हमने चारों बिंदु बहुत बार बिहार दरोगा के एग्जाम में पिछले बार हूबहू क्वेश्चन आया था, बिहार भारत के दक्षिणतम उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? और ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल दोनों था। बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत हो गया था, ठीक है। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पे। ओके, आप लोग इसको क्या रखिएगा? याद रखिएगा। चलिए हम लोग मार देते हैं। मुख्य भूमि का पूछेगा तो कन्याकुमारी का केप कोमोरी। ओके, चलिए अगला है आपका, भारत के किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? आपको पता है कि वन के 5 प्रकार होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और क्या चीज? मरुस्थलीय वन। तो इसमें भारत में जो सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपको पता है कि ये आपका पृथ्वी अगर है, ठीक। तो ये जो भारत है ये क्या है? भूमध्य रेखा के ऊपर, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, यहाँ है। तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में कैसा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत में ज्यादा कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन कहाँ होता है? तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले भाग में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? तो इसका दूसरा नाम है मानसूनी वन। क्या नाम है? मानसूनी वन। वही अगर यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम होगा तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो जितने भी वन है, ये जितने भी वन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये केरला में और क्या है? मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका ये सब में क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन विश्व का भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, ठीक ना। और उसके बाद क्या है आपका? गोदावरी बेसिन में भी मैंग्रोव वन पाया जाता है। और पर्वतीय वन तो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय वन, उत्तराखंड में पर्वतीय वन। तो भारत में सभी वन पाए जाते हैं, ठीक ना। लेकिन सर्वाधिक कौन पाया जाता है? तो मानसूनी वन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को दबा के क्या कीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम आपको बिहार दरोगा को लेकर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा डिटेल से कराएंगे, और हम लोग थ्योरी भी कराने वाले हैं बहुत जल्द। तो ये जो थ्योरी कराया जाएगा तो इतना डीप में थ्योरी करा देंगे। थ्योरी के लिए 4 चीज पढ़ना जरूरी है। पहला हिस्ट्री, ठीक, दूसरा साइंस, तीसरा है आपका करंट अफेयर, और चौथा है बिहार स्पेशल। ये 4 जिसका मजबूत होगा उसके गिरफ्त में क्या होगा? जॉब होगा, ठीक। चलिए निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कि हिमालय के पश्चिमी भाग में अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय का पश्चिम, अब देखिए हिमालय कैसे बना था? ऐसे था, तो पहले ये पश्चिमी भाग टकरा गया, तब ये पूर्वी भाग टकरा, इसलिए ये क्या है? ज्यादा ऊंचा हो गया पश्चिमी भाग। और इस वजह से क्या है? पश्चिमी भाग जो है ज्यादा ऊंचा होने के बाद वजह से ऐसे जो टकराया था, इसे ज्यादा ऊपर उठ गया। और ज्यादा ऊंचा होने के बाद से यहाँ होने के कारण यहाँ विविधता कम पाई जाती है, और इसकी चौड़ाई भी क्या है? कम है। और हिमालय का आकार कैसा है? धनुषाकार है। कैसा है? धनुषाकार है। आपको जो ये स्क्रीन पर इमेज है इसमें भी दिख रहा होगा। और हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में चौड़ाई अधिक है। बिल्कुल अधिक है, दिख भी रहा है आपको। और ये हिमालय से पूर्व हिमालय था, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते थे। ये कौन था? इसका सीरीज भी कितने बार पूछ देता है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। और उसके बाद बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये हिमालय के क्या है? 6 समांतर चोटियां हैं, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चन, और हमने पूरा डिटेल से करा रखा है अपने चैनल पर।
बिहार भारत का भूगोल में ये हिमालय के बारे में, तो आप लोग देखना चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी कथन है ये क्या है, एक और दो दोनों कथन क्या है, पूर्ण रूप से सही है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? आपको पता है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा, अरब सागर में गिरने वाली 4 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 4। अब ये 4 नदियां कौन कौन सी है? तो यहाँ से निकलता है नर्मदा, ताप्ती, लूनी और साबरमती। ये 4 नदियों में सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो नर्मदा है। और कहा भी जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर क्या है? ताप्ती है। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लूनी नदी का दूसरा नाम क्या है। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती आपको पता है कि भारत में कहाँ होता है? असम में होता है। ओके, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होता है, बिहार के किशनगंज में होता है, ठीक है। इस तरह से चाय की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो अम्लीय मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए? अम्लीय मिट्टी। और एकदम खिला खिला धूप हो, और क्या हो? पहाड़ी मिट्टी हो, बारिश हो और जड़ में पानी ना लगे, पानी क्या हो? बह जाए और सिर्फ पौधों को भिंगा दे। तो इसलिए चाय का क्या होता है? बगान होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी पता है आपको भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ का मतलब क्या होता है? जल को ओढ़ा हुआ मिट्टी, मतलब वैसी मिट्टी जिसको जल ने क्या किया है? लाया है, उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्षारीय मिट्टी क्या है? जिसमें चूना की मात्रा ज्यादा हो जाती है उसको क्षारीय मिट्टी। और काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी या स्वतः जोताई मिट्टी, ठीक है ना। मानसून निर्वर्तन होता है। मानसून निर्वर्तन का मतलब क्या है कि मानसून लौटता कैसे है? आप लोगों को पता है कि भारत में मानसून की 2 शाखाएं आती है। कितनी शाखाएं आती है साथियों? 2 शाखाएं। एक शाखा जो आती है अरब सागर की ओर से, इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? अरब सागरीय शाखा। और दूसरी शाखा यहाँ से आती है, इसको कहते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल की खाड़ी की शाखा। लेकिन मानसून जब क्या होता है? अगस्त का महीना समाप्त होने वाला रहता है तो मानसून वापस लौटता है। तो कैसे लौटता है? तो यहाँ से ऐसे लौटता है। अब यहाँ से लौट रहा है तो बताइए इसको क्या? और लौटने के क्रम में यहाँ पर क्या करता है? खूब वर्षा कराता है कोरोमंडल तट पे। क्या कोरोमंडल तट पे करता है? तो इसका मतलब क्या है कि ये देखिए उत्तर और ये पश्चिम क्या है? उत्तर पश्चिम से बंगाल की खाड़ी की ओर, किधर से? उत्तर पश्चिम से बंगाल की खाड़ी की ओर लौटता है मानसून। इसको कहते हैं रिट्रीट मानसून। क्या कहते हैं? और रिट्रीट मानसून की वजह से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तमिलनाडु के तट पर होता है। जनवरी फरवरी में आप देखते होंगे तमिलनाडु में चेन्नई में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, ठीक। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला जो कि कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है, ठीक है। और वेनेजुएला में क्या है? अभी मोराताबो झील के पास विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व पाया गया है। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है करंट अप, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये तो एडिटोरिया बुक का है, आपको पता ही है क्वेश्चन देख के। लेकिन इसका जो डिटेल करा रहे हैं वो सिर्फ हम करा रहे हैं और कोई नहीं करा रहा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आएगा वो डिटेल से आएगा, ना कि यही क्वेश्चन हूबहू आएगा। यहाँ से भी आएगा लेकिन डिटेल जो क्वेश्चन करा रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस है, ठीक। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? तो सर्बिया की राजधानी है, ठीक है। और उसके बाद काहिरा किसकी राजधानी है? तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है, आपको पता ही होगा। और मस्कट किसकी राजधानी है? तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत में चक्रवात आता है भैया। चक्रवात का नाम रखने के लिए हम लोग क्या है? लगभग 13 देश है बंगाल की खाड़ी के जो क्या करते हैं? चक्रवात का नाम रखते हैं। उसके बाद चीन में टाइफून आता है, छोटा चीन में। ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है? बिली। लेकिन अमेरिका में क्या आता है? तो अमेरिका में बोगियो नहीं आता है। बोगियो कहाँ आता है? बोगियो यहाँ आता है फिलीपींस में। कहाँ आता है बोगियो? फिलीपींस में आता है। बोगियो कहाँ आता है? फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में बोगियो। और अमेरिका में क्या आता है? तो अमेरिका में टोर्नेडो आता है। क्या आता है साथियों? टोर्नेडो। तो ये कहाँ आएगा? फिलीपींस में। तो क्वेश्चन आएगा कि बोगियो। तो हमने क्या किया? विश्व के प्रमुख चक्रवात को। और चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात होता है कि जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पर निम्न वायु दाब का केंद्र बन गया और चारों ओर क्या है? हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर। और यहाँ क्या है? लो प्रेशर। तो चारों ओर से हवाएं क्या होती है? इसके और ऐसे आती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? चक्रवात का चक्षु कहते हैं। ओके, तो हवाएं जब भी चलती है तो उच्च तापमान, निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हवाएं कैसे चलती है? तो निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है ना।
कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बस 2446 दरोगा में हम लोग, जिसमें हमारा रिजल्ट हुआ था, रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उसमें क्या था कि कोरल रीफ के बारे में पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पे पाया जाता है? तो पूर्वी तट पे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? तो कोरल रीफ साथियों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है कोरल रीफ। और कोरल रीफ क्या है? तो मतलब जहां पर क्या होते हैं, समुद्र में विविधताएं बहुत ज्यादा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। जैसे कि आपको क्या है, मन्नार की खाड़ी में भारत में भी क्या पाया जाता है? कोरल रीफ पाया जाता है, ठीक है। कोरल एक प्रकार का शैवाल और क्या है, कवक के मिश्र के सजीवता से निर्मित एक जीव है। ओके, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, तो स्वर्ण सिंह समिति आप लोग जानते होंगे, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति आप लोग जानते ही होंगे। स्वर्ण सिंह समिति कब आया था? 1976 के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने इस समिति का गठन किया था, और इसी समिति के सिफारिश पर क्या किया गया? मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो कब? 1976 में, 1976 में। ओके, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य है। कहाँ जोड़ा गया है? तो 51 के ए में जोड़ा गया है, ठीक है। कहाँ जोड़ा गया? 51। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों, तो मूल अधिकार बता ही दिए। और मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 3 में है, आर्टिकल क्या है, 13 से लेकर 36 तक, ठीक है, 35 तक, ठीक। अब देखिए, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध जो है संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया? 42 में किया गया, ठीक। लेकिन इतना काफी नहीं है। यहाँ देखिए, आपको आपके लिए हमने क्या किया? पूरा अनुच्छेद लगा रखा है। और ये क्या है? तो ये है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी पर विशेष वीडियो हमारे चैनल पर है, हम उसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में उसका प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, आप लोग उसको डिटेल में देख लीजिए, तो आपका क्या होगा? बहुत ही आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधा तथा अवसरों में समानता करे। इसमें क्या है? और 39 में क्या है? राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुनिश्चित करने के कार्य में दिशा में कार्य करेगा। समान नागरिकों के जीवन की पर्याप्त साधन अधिकार, भौतिक संसाधनों, स्वामित्व और नियंत्रण के लिए क्या चाहिए? स्थिति। और क्या है? अब देखिए यहाँ पर क्या है? बचपन और युवाओं को शोषण न होना देना, ये सब क्या है? 39 में है। लेकिन बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना, ये किस में है? 41 में है। और 42 में क्या है? तो राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा। और साथ ही साथ क्या करेगा? मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा। और 43 में राज्य के कारीगरों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब न्यूनतम मजदूरी फिक्स करेगा, ठीक है। और 44 तो आप लोगों को पता ही है, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता है। क्या है? समान नागरिक संहिता। और बाकी हम लोग, मेरा क्या है, नीचे दिया हुआ था, आप उसको मतलब प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से और डिटेल देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये हमने करा दिया। आगे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वर्तमान में भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो 62 वर्ष जो भी पहले होता है, सही है। यह राष्ट्रपति द्वारा पश्चात अपने पद पर बना रहता है। इसके उपयुक्त वेतन एवं सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कौन सा गलत है? तो ये सभी गलत है। 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष या मैक्सिमम 65 वर्ष, ठीक। और राष्ट्रपति इसको नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन हटाएगा कैसे? एज इट संविधान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रावधान के तहत। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाते, वैसे हटाना होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति किसके तहत है? तो आर्टिकल 148 के तहत। वर्तमान में कौन है? तो हमारे 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक। तथा राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? ये अगर हम 1 मिनट में टिक करें तो लीजिए 15%, जो सब करता है। लेकिन ये मतलब मेरा ये काम नहीं है।
हम बताएंगे आपको कि 15% होगा, लेकिन न्यूनतम मंत्री, अब मान लीजिए जहां पर क्या है, गोवा है 40 सीट ही है, दिल्ली है 60 सीट ही है, ऐसे में क्या 15% सफिशियंट है? नहीं। ऐसे राज्यों में आपको जहां पे क्या है 15%, 12, न्यूनतम 12 मंत्री होंगे, न्यूनतम, जिसमें मुख्यमंत्री भी क्या होगा, शामिल होगा। तो न्यूनतम कितना, 12 मंत्री हो सकते हैं, 12 मंत्री, ठीक ना। मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं, 12 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित, प्लस मुख्यमंत्री इसी में होगा 12, तो 11 मंत्री प्लस एक क्या चीज, मुख्यमंत्री, ठीक है। और ये प्रावधान कहां से किया गया था, 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। पहले ये नहीं था, पहले क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, तो ढेर सारा मंत्री बन जाता था, सरकार क्या क्या होता था, उतना पैसा रहता नहीं था। अब मंत्रियों को थोड़ा ज्यादा क्या दिया जाता है, अलाउंसमेंट। और आपको पता है कि 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। रीट जारी करने का उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है, रीट? तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, क्या आता है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। और उच्चतम न्यायालय जो है ये, इसका क्या है, सलाहकारीय क्षेत्राधिकार भी, आर्टिकल 143 के तहत ये राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाने पर सलाह भी दे सकता है, कौन, ये आपका उच्चतम न्यायालय। और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, आर्टिकल 133 से लेकर 36 तक, ठीक ना। 36 तक क्या है, अपीलीय क्षेत्र। मूल अधिकार क्या है, तो दो राज्यों के बीच में विवाद होगा तो कहाँ आएगा, आपका सर्वोच्च न्यायालय में आएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, ठीक ना। और पूरा अपने न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार है, किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये बहुत बार पूछता है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। और ये है आर्टिकल कितने, आर्टिकल 137 में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक प्रभाव लोकन, ठीक है। चलिए, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया, दल बदल संशोधन अधिनियम संबंधित कानून 1985 में। और ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन पारित किए थे, तो आपके राजीव गांधी इस समय क्या थे, राजीव गांधी इस समय आपके, राजीव गांधी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, हरियाणा का एक मंत्री था, आया राम गया राम, कभी इधर कभी उधर, तो इस वजह से क्या हुआ, पारित किया गया 1985 में। इसमें क्या है कि कोई भी नेता चुनने के बाद अकेले किसी भी पार्टी में नहीं जा सकता है, व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं तो उस पर क्या होगा, दल बदल का कानून लग जाएगा। पहले दल बदल कानून को जो है क्लियर कौन करते थे, लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष ही करते थे, लेकिन अब उनका निर्णय अंतिम नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता, खटखटा सकते हैं। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आया। इसी को क्या कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। और क्या हुआ, इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन आया था। और भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1909 के द्वारा क्या किया गया था, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, सांप्रदायिक चुनाव का सिद्धांत दिया गया था। और पहली बार वोट डालने का अधिकार भारतीयों को 1892 के भारत शासन अधिनियम में आया था, क्योंकि इसी से पहले कुछ दिन पहले 1885 में क्या बना था, कांग्रेस का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सूचनाएं प्रदान करना संबंधी कर्तव्य का उल्लेख है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा आर्टिकल 78 के तहत। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 74 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, यह अनुच्छेद किस में है, 75 में है। और अनुच्छेद 77 में, आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है, ये कौन सा जाना जाता है साथियों, दक्षिण कोरिया। कौन जाना जाता है, दक्षिण कोरिया। लेकिन सूर्योदय का देश किसको कहते हैं, जापान को। अब बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, क्या करेगा, सब जापान मारेगा, सोचेगा जापान जापान जापान, लेकिन क्या है, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम कौन है, दक्षिण कोरिया है। थाईलैंड को कहते हैं हजार हाथियों की भूमि, जापान को कहते हैं उगते सूर्य की भूमि, और चीन को क्या कहते हैं, एशिया का मरीज है चट्टा चीन। क्या विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस।
और 5 जून को तो आपको पता ही है क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो ये किया गया था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नहीं, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में क्या हुआ था आपका, तो इस अधिवेशन में पहली बार जो है अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। और सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, महाराष्ट्र में 1908 में कुछ हुआ नहीं था, ये हुआ था आपका 1905 में। और अध्यक्षता कौन किए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन किए थे, जीबी गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे यही। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया, तो कांग्रेस ने 14 जून 1947 को क्या किया, भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्या कांग्रेस के द्वारा। और 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजित हो गया, इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है, ठीक। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन लॉर्ड बेबल के द्वारा किया गया। लॉर्ड बेबल 1944 से लेकर क्या था, 1946 तक भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय भी और अंतिम भी। इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना, इसके बाद सीधे राष्ट्रपति की नियुक्ति होना स्टार्ट हो गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा हो गया, तो लॉर्ड बेबल करा दिए। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई, तो मंगल पांडे ने क्या किया था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में तैनात थे बैरकपुर में, कहा बंदूक चलाओ, क्या चलाओ, बंदूक चलाओ। अब मंगल पांडे को कोई बोल दिया कि भैया इसमें क्या है, गाय और शुगर की चर्बी है। मंगल पांडे नहीं चला रहे थे, बोला नहीं चलाएगा, गोली मार देंगे। तो बोला जब नहीं ये चलाने पर गोली मारेगा, चलाइए गोली खाएंगे। तीरा भरा मारा, सीधे वहां पर अधिकारी को उड़ा दिया। जब उड़ाया तो मंगल पांडे को क्या कर लिया गया, फिर अधिक गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को इनको क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। तो मंगल पांडे, मारो फिरंगी का प्रसिद्ध नारा कौन दिया था, मंगल पांडे। वहाबी आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, तो बहावी आंदोलन कब हुआ था, 1821-22 में हुआ था। अब्दुल बहाव के नेतृत्व में था। ये क्या था, पहले यह जो आंदोलन था बहावी आंदोलन, ये पहले बहावी धार्मिक सुधार का आंदोलन था, बाद में ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ नहीं था सब। और बहावी आंदोलन दौरान पटना क्या था, इसका प्रमुख केंद्र था, यहीं से पटना से। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के पुस्तक है बी.एस. नायपॉल। कौन है, बी.एस. नायपॉल है। और इसमें 1960 के दशक में भारत में अंधकार युग के बारे में, भारत में जो विकास नहीं हो रहा था, जो युद्ध हो रहा था चीन से, उसके बारे में लिखा गया। सूची 1 का सूची 2 से क्या करे, सुमेलित करे। पता सूरत की संधि, तो सूरत की संधि कब हुई थी, 1775 में। पूना की संधि कब हुई थी, तो 1817 में हुई थी। और इस संधि के बाद क्या हुआ, भारत में मराठा साम्राज्य का पतन। ओके, उसके बाद कहता है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में औरंगजेब के रूप में जय सिंह और किसके बीच में, शिवाजी के बीच में। और देवगांव की संधि कब हुई थी, 1803 में। इस तरह से आपका क्या है, सही जवाब ये होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट संधियां हैं, सुरजी अर्जन की संधि, ठीक। और होलकर एकमात्र ऐसा क्या था, व्यक्ति था, मराठा अधिपत्य था, जो कि क्या किया था, नहीं किया था अंग्रेजों से संधि, होलकर। और ये भी याद रखिएगा कि अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। और अंतिम जो राजा था, महाराजा था, छत्रपति था, वो कौन था, वो था आपको शाहजी अप्पाजी। कौन था, शाहजी अप्पाजी। ओके, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है मिट्टी की का नाटक। ये किसका है, तो मिर्च कटिकम। इसके रचनाकार कौन थे, शूद्रक थे, शूद्रक। और इसी से क्या मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता क्या है, ऋग्वैदिक काल का। मुद्रा राक्षस में क्या है, तो ये मुद्रा राक्षस में जो है ये विष्णुगुप्त। मुद्रा राक्षस कौन लिखा, आप लोग कमेंट बॉक्स। और राज तरंगली कलहन के द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या मिलता है, कश्मीर का इतिहास मिलता है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो कलिंग शासक खारवेल के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख से। कहां से, हाथी गुफा अभिलेख से।
और हाथी गुफा अभिलेख में क्या किया गया, किस वंश का था, तो चेदी वंश का शासक था। और कहता है कि जब मौर्य वंश की सत्ता कमजोर हो गई तो फिर क्या हुआ, कलिंग के शासक चेदी वंश के शासकों ने सत्ता को मजबूत कर लिया। और ये कलिंग के शासक जो है ये किस धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे। ओके, भीतरी स्तंभ शिलालेख किस शासक से संबंधित है, तो भीतरी स्तंभ शिलालेख कहाँ मिलता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलता है उत्तर प्रदेश में। और इसमें पुष्यमित्र शुंग जो है, जो हुर्नों के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था, और आक्रमण करने वाले कौन थे, पुष्यमित्र शुंग, उसको दमन करने के बाद पूरा चर्चा है। और ये किससे संबंधित है, तो स्कंद गुप्त से संबंधित है। और हुर्नों के अंत करने के बाद ही स्कंद गुप्त ने क्या किया था, अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसके पिताजी कौन थे, कुमार गुप्त प्रथम थे। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक द्वारा निर्मित है, तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो पल्लव शासक राज सिन्हा ने। किसने किया था, पल्लव शासक राज, कहाँ है ये, तो कांचीपुरम में। कहाँ है, कांचीपुरम में। पल्लवों की राजधानी भी क्या थी, कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। और इसने क्या किया है, तो कैलाश मंदिर एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर का महाराष्ट्र में बनाया है। चोल वंश के संस्थापक विजयलम थे, ठीक है। और इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र चोल का श्रीलंका तक जीत गया था, ठीक है। राजा राज चोल प्रसिद्ध शासक थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था और अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रो कोसट था। और समुद्रगुप्त ने विषय में यह किसने लिखा है, यह प्रसिद्ध कथन किसने लिखा है, एरियन ने लिखा है। किसने लिखा है साथियों, एरियन। और ये प्लूटार्क और जस्टिन ने क्या किया है, पूरा वर्णन किया है कि जब महाराज निकलते थे तो तोताए उनके सर के चारों ओर घूमते रहता था, महाराज की जय हो का नारा लगाते रहता था। और इसी ने बताया कि 500 हाथी क्या किया गया था, सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान में दिया। ध्वनि का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर कितने, हेलो कितना देर, 1/10 सेकेंड। और जो हम लोग आप लोग देख रहे हैं ये कितना सेकेंड, तो ये आपका 1/16 सेकेंड। इसलिए फिल्मों में 1 मिनट में 16 सीन निकल जाता है, ठीक है। पता है ध्वनि का प्रभाव मानव मस्तिष्क पे 1/10 करा दिए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो ये आइरिस करता है। अभी आप मान लीजिए क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर है, लैपटॉप स्क्रीन पर है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। लेकिन जैसे आप अंधेरे कमरे में जाइएगा आपको कुछ समय तक कुछ नहीं दिखेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि आपके आइरिस को अंधेरे कमरे में फैलने में समय लगता है, जब तक फैलेगा नहीं। और हम लोग का प्रतिबिंब बनता कहाँ है, रेटिना पर बनता है, ठीक ना। और दान क्या किया जाता है, दान आंख का दान किया जाता है साथियों, कोर्निया, ठीक है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर, तो रक्त की अशुद्धियां विक्र में जाकर छपती है। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से अपना क्या होता है, विक्र होता है, ठीक। और यही जाके क्या होता है, क्षमता है। और इस विक्र की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। विक्र की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। और रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 50 से लेकर 60% भाग क्या होता है साथियों, प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है, तो पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है तो पुष्प, फ्लावर, फ्लावर से फ्लोरिजन। तो याद रखना है, फ से फ्लावर, फ से फ्लोरिजन। तो यही क्या है, पुष्प में और बहुत सारे पौधे में क्या होता है, पुष्प नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें फ्लोरिजन। और खास करके क्या है, ऐसा होता है किसमें, किसी पपीते में, ठीक। साइटोकाइनिन क्या है, ये जो है ग्रोथ को रोकता है, साइटोकाइनिन, ठीक। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि प्राथमिक में कौन सा रंग ऊपर होता है और द्वितीयक में कौन, क्योंकि हमने ही पिछले जैसे करा रहे थे तो उसमें हमने इंद्रधनुष का पूरा इमेज बना के डिटेल में करा दिया है। इसलिए आज सिर्फ इतना बताएंगे कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों होगा इंद्रधनुष बनने का कारण। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, सहसंजक। समान पदार्थों के बीच लग रहा है तो सहसंजक, और विसमान पदार्थों के बीच में लग रहा है तो असंजक। ओके, तो सहसंजक बल होगा, क्या होगा, सहसंजक बल। और ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल कौन है, तो ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है गुरुत्वीय बल। और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल कौन है, नाभिकीय बल। लेकिन इसका क्षेत्र क्या होता है, बहुत सीमित होता है। सॉरी, क्या है, एक ही पदार्थों का हम संजक के जगह पर संजक मार दिए, क्या होगा, ससंजक बल होगा। और संजक बल दो से, बता सही रहे थे। पता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया में जैसे देखिए क्या है, H
2+O, H+O2 या H, यहाँ क्या बना H2O बना। इसमें क्या है, ये क्या है, ये है अभिकारक, क्या है अभिकारक, और ये क्या है प्रतिफल, क्या है प्रतिफल। तो ये क्या होता है अभिकारक होता है। क्या होता है साथियों, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, क्षारक क्षारीय विलयन को जल में घोलते थे OH+ आयन देता है, क्या देता है। और अम्ल क्या देगा, तो अम्ल देगा, और अम्ल क्या करता है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल कौन अम्ल करता है, ठीक ना। पता है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2, क्या होता है 2.2 होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है, तो बादल और वायुमंडल के तैरना श्यानता के कारण होता है, किसके कारण होता है श्यानता। और श्यानता का इकाई क्या है, पॉइज, क्या है पॉइज है, क्योंकि इसकी खोज किसने किया था, पॉइज ने किया था। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो क्या है, जल में उगा तो हेलोफाइट, पत्थर पे उगा तो लिथोफाइट, पत्थर चट्टान, ठीक। और ये जो छाया में उगा इसको क्या कहते हैं, सीओफाइट्स, क्या कहते हैं सीओफाइट्स कहते हैं। मेनरहिम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन देशों के बीच है, अभी आपको पता है ये देश क्या है चर्चा में, मेनरहिम किसके बीच में, रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। और हमने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से संबंधित जो वीडियो है ये पीछे मेरे चैनल पर है, मैंने पिछले सेट में इसको करा रखा है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है साथियों, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को। ओके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। और ये बता देते हैं भारतीय मुद्रा स्फीति की प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, तो CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। और ये आपको 49 नंबर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब देखिए स्मरणीय तथ्य में हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। बौद्ध, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कहा हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, रोमन देय अभिलेख से मिलती है, अशोक की। इनको 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्माण कहते हैं, परिनिर्माण कहते हैं। और मृत्यु को महापरिनिर्माण कहते हैं। खुद ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में पहला उपदेश, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ, शरावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, 15 वर्ष है। और गौतम बुद्ध ने अम्रपाली की सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को क्या कहा है, एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ द एशिया। ये बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं। प्रथम प्रथम संगति का हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और शासक काल अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, सवाकामी थे। और कालाशोक किया था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता कौन किया था, मोगली पुत्र तिस्स। और शासक कौन थे, अशोक थे। और चौथा कब हुआ था, 78 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी में हुआ था। कुंडल ग्राम में हुआ था, वसुमित्र थे। और शासक कौन थे, कनिष्क। और पांचवा नालंदा में हुआ है, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, ठीक ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में 22वें एवं 23वें तीर्थकर कर्म से अरिष्ट नेमी, 22वें और 23वें कौन थे, पारसुनाथ थे, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 24वें तीर्थकर के रूप में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम कहाँ हुआ, वैशाली में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन स्वीकार कर 12 वर्षों की कठिन तपस्या को उपरांत क्या कहता है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, तो केवल्य कहलाए, क्या कहलाए, केवल्य कहलाए, ठीक। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर कर्म से कौन है, अरिष्ट नेमी। ये सब करा ही दिए। अब जैन धर्म का क्या है, कुछ और देख लेते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम, ठीक है। और महावीर स्वामी ने 11 गण धर्मों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में क्या करते थे, और अहिंसा कौन लिया था, गांधी जी ने अहिंसा अहिंसा लिया था, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थे, चंपा, प्रथम जैन भिक्षुनी। और महावीर स्वामी के दामाद कौन थे, उनके दामाद थे जामली, जो कि प्रथम अनुयायी थे। इनकी भी 2 संगतियां हुई है। प्रथम 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। और द्वितीय 512 ईस्वी पूर्व में बल्लभी गुजरात में।
और इसी के बाद क्या हुआ था, जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और पीतांबर, ठीक है। और बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो वर्गों में बट गया, महायान और हीनयान, ठीक है। और पहली बार विभाजन कब हुआ था, तो महासंघिक और अथी में, ये द्वितीय बौद्ध संगति में ही हो गया था, ठीक है, काला अशोक के शासन काल में। ये था आपका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका ग्रेट डिस्कशन। मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट ऑपरेशन करके आपके सामने रखा है। आशा करता हूं कि आपको क्या हो, ये जो कंप्लीट ऑपरेशन की क्लास है, जहरीला तीखा नमकीन मिर्ची, अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो क्या कीजिए, इसको दबा के लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और क्या कीजिए, मुस्कुराते रहिए। और सर्वेश सर के चैनल को क्या कीजिए, इस चैनल को सर्वेश क्लासेस केजी जी को शेयर करते रहिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। जय